नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों के वायरस संबंधी रोग जो वायरस जनित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने शुरुआत पिछले हफ्ते की थी, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष मौसम की परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने की वजह से निश्चित रूप से फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप बढ़ा है और उसमें विशेष रूप से बीमारियों का प्रकोप, और ज़्यादा कहें तो फफूंद और वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप भी आमतौर पे सभी फसलों पे बढ़ा है। लेकिन विशेष रूप से हम बात करें तो मिर्ची, जो कि निमाड़ में सबसे अच्छी मात्रा में पैदा की जाती है और जिस पर हमारी निमाड़ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ निर्भर करती है, तो आज हम विशेष रूप से मिर्च को ध्यान में रखते हुए मिर्च, टमाटर और भिंडी, जो कि मुख्य फसलें हैं वेजिटेबल की, और उसमें होने वाले वायरस जनित बीमारियों की रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि वायरस जो होता है उसके लिए गर्म और ज़्यादा नमी वाला वातावरण ही सबसे प्रभावी होता है उसके फैलाव के लिए। लेकिन वायरस का मुख्य जो फैलाव होता है वो जो वेक्टर्स होते हैं अलग अलग क्रॉप में, जैसा आप जानते हैं, पर ख़ास तौर से इनमें मिर्ची के अंदर और भिंडी के अंदर और टमाटर के अंदर ये प्रमुख रूप से जो वेक्टर है इसमें बेमिसिया यानी वाइट फ्लाई इसमें पाया गया है। तो इस का जो इम्पैक्ट आता है वो फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि शुरुआत में तो इसको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है कि इस पे वायरस का प्रकोप हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज हम इसको कैसे पहचानेंगे और उसका समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से हमें मैसेज के द्वारा भेजें, हम उसका उत्तर आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ देर पहले ही हमारे एक किसान भाई का फ़ोन आया था कि साहब मुझे मिर्ची में वायरस के लिए जानकारी दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन मुझे वीक में आए हुए हैं, इसको लेके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वायरस का जो प्रकोप है वो ऐसी स्थिति में आता है जब वातावरण गर्म होता है और साथ में नमी भी ज़्यादा होती है, और उसको फैलाने में सहायता करती है सफ़ेद मक्खी। अलग अलग फसलों में, केले के अंदर भी आप देखते हैं सीएमवी वायरस आता है, लेकिन उसका वेक्टर अलग होता है, लेकिन वो भी सकिंग पेस्ट ही होता है। बट इसमें हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और माहू, ये जो कीट होते हैं वो मिर्ची में आते हैं। माइट्स भी आता है, लेकिन वाइट फ्लाई इसका मुख्य वेक्टर है। फैलने के बाद हम कैसे गैस करेंगे कि इसमें वायरस का प्रकोप है या नहीं है? तो उसके लिए आमतौर से जैसे दूसरी बीमारियों में असर आता है वैसा वायरस में नहीं आता है। कैसे आता है? वायरस में ज़्यादातर पौधों की जो बढ़वार है वो थोड़ी रुक जाती है, पत्तों में छोटापन आता है, पीलापन आता है, और जो ऊपर के शीर्ष के पत्ते हैं वो थोड़े छोटे आकार के होते हैं और वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके साथ साथ में पत्तों में हल्का खुरदुरापन आ जाता है। वो रस चूसा कीटों की वजह से होता है, लेकिन जब उसका प्रकोप अधिक मात्रा में हो जाता है तो पत्तों का छोटापन शुरू हो जाता है। तो पहचानने के लिए आम तरीका यही है कि जो खेत आपका, खड़े खेत में जब आप 10 पौधों को देखेंगे तो उसमें से 1-2 पौधे यदि बीच में अनियमित दिखते हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और आमतौर पे शुरुआत बहुत मामूली लक्षणों से होती है, बाद में पौधे का विकास रुक जाना, पीलापन आना, छोटे पत्ते होना, और अगर उसमें फूल फल हो गए तो उनका ना टिक पाना। ज़्यादा प्रकोप की स्थिति में फूल और फल भी जो तैयार होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अगर समय पे निदान हम उसका कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम बीमारी पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का वायरस है और उसका प्रकोप हम शुरू में नहीं पहचान पाए तो बाद में आपको उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर आपने रोक भी लिया कुछ करके तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या क्या बातों का हम ध्यान रखें उसको आप लोग ज़रा ध्यान रखें। प्राइमरी रूप से तो इसका फैलने का जो मूल कारण है वो सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी या अन्य प्रकार के जो भी कीट, रस चूसा कीट है, उनको नियंत्रित करने के लिए आप नियमित रूप से दवा का इस्तेमाल करें। और दवाओं के लिए आप बहुत सारे टेक्निकल हैं, जैसे आपका प्रोपेनोफास है, ट्राइजोफास है। वहाँ से निकलने के बाद तो मार्केट में और भी नए नए प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं,
उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ। आप सभी वेजिटेबल फार्मर्स निश्चित रूप से सकिंग पेस्ट को लेके काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो मुझे पता है कि सब लोग वाइट फ्लाई के बारे में कैसे रोकना है उसको पता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि इसको नियंत्रित करने के लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान में रखना पड़ेगा कि पौधे को आप जितना स्वस्थ रखोगे उतना ही तरीके से पौधा आपका उस बीमारी से लड़ पाएगा और उस बीमारी को हरा पाएगा। क्योंकि वायरस को मारने की डायरेक्ट ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपने दवाई छींटी और वायरस मर गया, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ पौधे की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर वायरस को नियंत्रित करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और उसी में आपका पौधा अगर स्वस्थ है तो वो ज़्यादा समय तक रिटेलिएट कर पाता है, ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाता है, तो आपको उत्पादन का लॉस या तो नहीं होता है या कम से कम होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक तो आप निश्चित रूप से जो रस चूसक कीट है उनको नियंत्रित करने के लिए समय समय पे स्प्रे करें। दूसरी बात, हर स्प्रे के बाद आपको अगर ज़रूरी लगता है तो आप दूसरे या चौथे दिन उसमें नीम का तेल का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल इस्तेमाल करने से आपकी स्प्रे की संख्या भी घटेगी, और जो वाइट फ्लाई होता है वो बहुत जल्दी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। तो जब वाइट फ्लाई को रोकना है तो आपको अगर नीम का तेल डालते हैं तो लंबे समय तक उसका आपका फ़ायदा आपको मिलेगा। जहां आपको 10 दिन कंट्रोल मिलता है वो आपको 20 दिन 25 दिन तक उसका कंट्रोल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब पौधा कमज़ोर होता है और विपरीत परिस्थिति होती है, कभी ज़्यादा बारिश गिर जाना या पानी भरा जाना, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पे दूसरी बैक्टीरियल या जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं वो भी वायरस के साथ साथ फसल के अंदर प्रकोप कर जाती है। तो इसकी वजह से उस पर दाग धब्बे इस तरह से दिखने लग जाते हैं। तो बेहतर है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो सफ़ेद मक्खी या रस चूसक कीटों के साथ साथ में आपको फफूंदनाशी कोई सा भी एक कॉमन फंजीसाइड जो आमतौर पे बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, आप जैसे कार्बेंडाजिम और मोनेकोजेब का कॉम्बिनेशन आप लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, या डाइथेनम 45 यूज़ कर सकते हैं, या और भी अच्छी कंपनियों के जो प्रोडक्ट फंजीसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स के आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं 1.5 ग्राम पर पंप के हिसाब से। अब बात आती है कि हम अच्छे मैनेजमेंट के साथ साथ में वायरस को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बात मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं कि ऐसा कोई सटीक इलाज नहीं है कि वायरस को अपन ने स्प्रे किया और मार दे। है एक तरीका जो हम पौधे की इम्यूनिटी बोले तो रोग से लड़ने की शक्ति, और वो शक्ति सिर्फ वायरस के लिए नहीं आती है, वो फफूंद के लिए भी आती है, बैक्टीरिया के लिए भी आती है। लेकिन चूंकि वायरस लोड जब बढ़ जाता है तो पौधा कमज़ोर पड़ने लगता है। वायरस लोड को आइडेंटिफाई करना या मेजरमेंट करना, मुझे तो नहीं पता है कि अभी कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें हम माप सके कि अब ये ETL लेवल पे पहुंच गया, इससे अब कितना आगे स्प्रेड होगा नहीं होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो पौधे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपके जो अदर उसमें जो पौधे को NPK की प्रॉपर सप्लाई और प्रॉपर ड्रेनिंग की व्यवस्था खेत में करनी चाहिए। अब बात उठती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं, लेकिन वो रेंज बहुत छोटी है। तो रेंज को कैसे बढ़ाना है, ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करने का भी वही रीज़न है कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करेंगे तो हमारे पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा पौधा जो है वायरस को कंट्रोल में रख पाएगा। लेकिन इसके लिए मेरे पास बेहतर तरीका है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, अनुभव सिद्ध तरीका है। हमारा एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है JK पोल स्टार। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। अकेला मेरा प्रोडक्ट नहीं है, और भी प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है ये जो प्रूवन है। ख़ास तौर से अगर हम वायरस के केस में इसको यूज करेंगे तो निश्चित रूप से पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को ये कई गुना तक बढ़ा देता है। और लेकिन ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं कोशिश आप ये करें कि इसको सिंगल यूज करें। 20 से 25 ग्राम पर पंप के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे तो इसको ज्ञात कुछ नहीं है कि आप किसी दवा के साथ अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा।
फसल का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे अगर हम इसको सिंगल यूज करें और पहले फंजीसाइड का स्प्रे करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें और उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें और उसके बाद में हम इसका एक सेपरेट इसका अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ में प्रॉपर हम उसको फीडिंग पौधे को जारी रखें कि उसमें अगर आप एनपीके का प्रॉपर सॉल्यूशन आप डालते रहोगे, एनपीके की सप्लाई देते रहेंगे, जो बाज़ार में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोलियर स्प्रे के लिए अवेलेबल होते हैं वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे पौधा निश्चित रूप से डिजीज़ जो रोग है उससे बहुत अच्छे से फाइट कर पाएगा और उसको कंट्रोल में आप कर पाओगे। लेकिन वही है कि वायरस के केस में हम बात करें तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप शुरू में उसको पहचानेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो खर्चा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप खर्चा करने वाले हैं वो भी घटेगा, फसल आपकी तंदुरुस्त रहेगी, वायरस भले ही ना मरे लेकिन आपका फसल ज़रूर निश्चित रूप से लंबे समय तक, अगर आप मान लीजिए आपका फसल ख़राब हो रहा है, आपके 4 तोड़े भी ज़्यादा निकल गए या आपका 4 कुंटल या 10 कुंटल यील्ड भी आपका बढ़ गया ग्रीन चिली का, तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो ग्रीन चिली हो या आपका भिंडी हो या आपका टोमेटो हो। इन सभी फसलों में आप निश्चित रूप से अगर इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ में आप उसको प्रॉपर सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं और उसके साथ साथ जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको जो चिलेटेड फार्म में भी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में किसी कारणवश प्रकोप हो गया है तो बेहतर है कि आप उसकी राइपेनिंग, खास तौर से चिली के तौर पे मैं कहूँगा कि जो लोग लाल मिर्च के लिए मिर्ची तैयार करते हैं, अगर उनका मीडियम सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा ही वो सूटेबल नहीं है, तो आप ग्रीन चिली अगर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ज़्यादा प्रकोप होने पे फल भी झड़ जाते हैं, फूल भी नहीं टिक पाते हैं। तो अगर आप उसको तोड़ के ग्रीन चिली को मार्केट में सप्लाई करते हैं और रेट अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से आने वाले नुकसान से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जब आप चिलीज तोड़ लेंगे तो पौधे का भी थोड़ा सा लोड कम होगा, पौधा आगे सर्वाइव कर पाएगा, उस पर मिर्ची के फल, मिर्ची हो या टोमेटो हो या कोकरा हो, उस पर जो फल की तादाद है वो आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप हार्वेस्ट करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम इस तरह की और भी जानकारी आप लोगों को देते रहें। मैं आपको 5 मिनट वेट करूंगा, बहुत सारे अभी कुछ भाई मेरे फ़ोन कर रहे थे, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए, मैं अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम है और मुझे पता है तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। भाइयों, एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ का लाइव वीडियो आपको दिखाएँ। जैसे कोई रोग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे आने वाले किस तरह से स्प्रे करके या दूसरे मैनेजमेंट से हम रोक सकते हैं, तो हम ऑन फील्ड सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको ऑनलाइन वीडियो उस पर दिखा सकें। तो हमारा एक कृषि समाधान के नाम से एक वीडियो यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करने से हम रेडीमेड वीडियोज़ आपको, जिसमें आपको सिम्टम भी दिखेंगे, पौधे की जो सिचुएशन है वो भी दिखेगी, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सही ढंग से बीमारी को नहीं पहचानोगे तो निश्चित रूप से आपका किया गया स्प्रे आपको उतना फलदायी नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित रूप से आपके इस प्रॉब्लम का जो आप फिर हमको शेयर कर रहे हैं उसका सलूशन मैं आपको दे सकूं। दूसरी बात यह है कि किसानों का आमतौर पे जो रुझान रहता है कि बहुत जल्दी निराश हो जाना और पहले अर्ली आइडेंटिफाई ना करना। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जिस तरह से हम अपने बच्चे को पालते हैं, हमें पता होता है कि मेरा बच्चा आज उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उदास दिख रहा है, खाना नहीं खा रहा है, या वो पढ़ने नहीं जा रहा है, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या थोड़ा लेजी दिख रहा है। इसी तरह से प्लांट में भी बहुत सारे सिम्टम आते हैं। अगर हम 10 पौधे को देखेंगे तो शुरुआत में 1 या 2 पौधों में हमको उसके लक्षण दिखाई देंगे, सभी में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हम उस पौधे को बारीकी से देखें कि जो लक्षण हम उस बीमारी के हैं या जो भी लक्षण उसमें दिख रहे हैं वो वास्तव में आम दूसरे पौधों से अलग हैं,
तो फिर हम उसको अगर पहचानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम उस बीमारी की तह तक पहुंच जाएंगे, और जब हम बीमारी की तह तक पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी हम कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जब कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज लेने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव या किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं या किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो मैंने पीछे भी आप सभी से निवेदन किया था कि आप लोग अपने फसल का सैंपल जिसमें प्रॉब्लम है वो ज़रूर लेके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी के लक्षण पत्तों के ऊपर दिखते हैं, कई बार वो डंठल के ऊपर दिखते हैं, कई बार वो डंठल और पत्तों में ना दिख के जड़ों के अंदर दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम तने को बीज से फाड़ के देखते हैं तो उसके अंदर हमको उस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो इलाज देते हैं वो एकदम सटीक होता है और बहुत कम समय में हम किसी भी बीमारी को नियंत्रित कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर मुझे आप भेजिए, और अगर इसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे टेलीफोन कॉल पे अभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।